हम लोग कल बात किए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, उसका खोज करवाए थे कि चुंबक का खोज कैसे हुआ और ओस्टेड का नियम बताए थे। वहां तक आपको समझ में आया है। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालना सिखाए। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त, अंगूठा धारा के दिशा में तो अंगुली चुंबकीय क्षेत्र देगा, अगर अंगुली धारा की दिशा में तो अंगूठा। हाँ तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत होगा नहीं डायरेक्शन में। क्रॉस और डॉट याद है? क्रॉस मने अंदर और डॉट मने बिल्कुल सही है, शाबाश। लिखिए आगे, लिखिए किसी हेडिंग डालिए, हेडिंग गतिमान आवेश। कौन सा आवेश? गतिमान आवेश। गतिमान आवेश ब्रैकेट में लिख लो प्लस क्यू। गतिमान आवेश ब्रैकेट में प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। यहीं से चैप्टर का डेरिवेशन शुरू होता है। पहला डेरिवेशन समझेंगे सब समझ में आएगा। हम तो भाई छोड़ने वाले हैं नहीं, खास करके तुम लोग को जो पढ़ना है उसको पूरा पढ़ना है। तो हम अभी आपको चैप्टर पे कमांड बनाने का तरीका बता रहे हैं। अभी जो सवाल लिखे ना, गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान या परिमाण निकालना है हमको, ठीक है। तो ई वाला क्वेश्चन को समझो, ई समझोगे तो अगला समझ आएगा, अगला समझ में आएगा तो उसके अगला आएगा, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसी का बात करते हैं। तो सुनो, किसी भी गतिशील आवेश के कारण किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा, क्योंकि ओस्टेड क्या बताया हमको कि किसी चालक तार से आवेश का प्रवाह या विद्युत आवेश का प्रवाह विद्युत धारा होता है। तो किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो तरवा के अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है ना। तो बताओ विद्युत धारा कहते किसको है? आवेश के प्रवाह को। तो अगर कोई आवेश गतिशील है तो क्या वो विद्युत धारा नहीं कहेंगे उसको? अगर कोई आवेश गतिशील है तो विद्युत धारा कहेंगे ना उसको। तो कोई गतिशील आवेश रहेगा तो उसके अगल बगल अगर हम चेक करेंगे तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा कि नहीं? पक्का बात है कि मिलेगा। तो पहले तुमको फील होना चाहिए कि सही बात है। अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो आवेश अगर गति कर रहा है तो विद्युत धारा हो गया। अब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ये ऐसा कौन बताया? ओस्टेड बताया। तो सही बैठ रहा है। अब यहां पे डायग्राम से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक आवेश है जिसका नाम क्या है? धन आवेश लेके चल रहे हैं। कौन सा आवेश है? कुछ वेग, मान लो कितना वेग v से ही गतिशील है। v से क्या कर रहा है? गतिशील है। हमको बोला कि इसके अगल बगल कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है? बताओ इस गतिशील आवेश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? कैसे निकालेंगे? पहले दिशा बताओ। परिमाण तो हम देखेंगे, पहले दिशा बताओ। इस गतिशील आवेश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है? बोलिए जल्दी। देखो इधर, ठीक है। बाहर आप बोल दिए ना, और कुछ बोलना है? बोलो निशा। इस गतिशील आवेश Q के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है? दिशा बताओ। अंदर। तुम बताओ सुहानी। पायल। अंदर। एंटी क्लॉकवाइज रणछोड़ दास चाचर। एंटी, अरे ये को बिंदु ना थे बोले रे, तो तू एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। अंदर बाहर बोलो करो। गोलू अंदर। देखो तुमको नियम क्या बताए थे
कि विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसका दिशा निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा किधर रखना? विद्युत धारा की बताओ। यहां में विद्युत धारा तो नहीं, आवेश है। आवेश कौन सा है? क्या धन आवेश के गति की दिशा को हम विद्युत धारा की दिशा मानते हैं? यस और नो? क्या धन आवेश के गति के दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानते हैं कि ऋण आवेश के? आप विद्युत धारा पढ़ लिए हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन जन्य भागता है, धारा उसके विपरीत लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत तो धन आवेश के दिशा में। इलेक्ट्रॉन के विपरीत कौन होगा जी? तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत लेते थे। इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? लो पोटेंशियल से। धारा मतलब धन आवेश जन्य जाएगा, वो विद्युत धारा का दिशा माना जाएगा। तो धन आवेश इधर जा रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का दिशा इधर है? अरे हाँ ना बोलो। तो विद्युत धारा का दिशा मिला। अंगूठा को कहां जा रहा है? दिख गया। तो बिंदु पी पे कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। अंदर को तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र कहां है। क्या समझ आया कि कोई दिक्कत? अगर बताओ ऋण आवेश रहता तो, क्योंकि ऋण आवेश अगर ऊपर जा रहा तो धारा तो कहां? कोई कंफ्यूजन है? अब बात है कि यहां पे परिमाण कितना होगा। ये तो दिशा निकला ना। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, दिशा भी है और दिशा निकालना सीख गए। रह क्या गया? तो सुनो, ये जो इसका परिमाण दिया गया है ना, वो प्रयोग के आधार पर दिया गया है। किसके आधार पर? ये प्रयोग करके देखा गया। अब प्रयोग के आधार पर बताया गया कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक बात है। पहले देखना क्या कि जो आवेशित कण है, तो जिस बिंदु पे आपको निकालना है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है। और दूरी देखना है। दूरी क्या देखना है? तो आप दूरी ना लेके स्थिति सदिश ले लेना। दूरी ना लेके स्थिति सदिश समझते हो? पोजीशन वेक्टर, जो किसी बिंदु का पोजीशन किसी दूसरे बिंदु के, तो हम यहां से एरो मार देते हैं। क्या मार देते हैं? इसको बोलेंगे आर वेक्टर। क्या बोलेंगे? तो आर वेक्टर क्या है? जो किसका पोजीशन बता रहा है? किसके सापेक्ष में? क्यू के सापेक्ष में। सही है। तो इसका पोजीशन वेक्टर पता चल गया कि कहां पे हमको निकालना है। आई वेक्टर लिए है इसलिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है ना, तो वेक्टर में हमको लिखना है, इसलिए लिखे। कोई दिक्कत? हाँ ना बोलते रहो। इसके बाद सुनो, इसका वेग का दिशा इधर है, तब वेग भी क्या होता है? वेक्टर। और आर भी क्या मान लिए हैं? ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है, मान लेते हैं कितना? थीटा। क्या सही सब कुछ? कोई दिक्कत? इस फोटोइया को पहले बनाओ। बन गया? तो यहां तक समझ में आ रहा दिशा, और साथ में पोजीशन वेक्टर दिखा दिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख ही रहा है, आवेश का मान दिख ही रहा है, सब कुछ सही है। अब लिखो लिखो नीचे। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि गतिशील आवेश के कारण, प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि गतिशील आवेश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, निष्कर्ष निकाला गया कि किसी बिंदु गतिशील आवेश के कारण, क्या लिखा? पढ़ो तो। गतिशील आवेश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण
चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कुछ फैक्टर पर निर्भर करता है, कुछ फैक्टर पर निर्भर करता है। कुछ फैक्टर पर निर्भर करता मतलब कुछ बात पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा ना वो, तो उसका जो भी मान होगा वो कुछ कुछ फैक्टर, कुछ कुछ बातों, कुछ कुछ डाटा पे निर्भर करेगा। अब वो डाटा क्या है, ये प्रयोग के आधार पर बोला जा रहा है, किसके आधार पर? तो कुछ फैक्टर पर निर्भर करता है। वो फैक्टर को समझो। यहां पहला हम क्या निकाल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। दिशा हो गया है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को लिखना मॉड बी वेक्टर। बताओ, मॉड के अंदर किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो किसको भी दिखाता है? ये सब तो पढ़वे ना किए हैं हम। तो मॉड के अंदर किसी वेक्टर को लिख दिए तो परिमाण हो गया। ये समानुपाती होता है वेग के। जितना स्पीड में आवेश चलेगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। तब पहला फैक्टर मिला कि किसी गतिशील आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो आवेश के वेग पर निर्भर करता है। अब वेग के समानुपाती होता है, मतलब वेग ज्यादा रहेगा। औल बोल पिस्तौल मत हो। अगर आवेश का वेग ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा करेगा ना उसका परिमाण भी ज्यादा होगा। अगर आवेश का वेग कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो पैदा हो रहा है वो भी कम होगा। सिंपल बात है ना, ये कोई मुश्किल बात बोल रहे हैं? किसी भी गतिशील आवेश के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उस आवेश के वेग के समानुपाती होता है। क्या ये पहला फैक्टर दिखा? दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो आवेश के परिमाण के भी समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित हो रहा है उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, तो आवेश के परिमाण के भी समानुपाती होगा। क्या यह भी समझ में आया? जितना तेजी से भागेगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। आवेश का मान जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना। सही है? दो पॉइंट क्लियर। दो और पॉइंट है। तीसरा कि जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा उस साइन थीटा के समानुपाती होगा। थीटा आपको दिख रहा है? तो थीटा का साइन वैल्यू थीटा के समानुपाती होगा। मतलब थीटा का मान जितना ज्यादा रहेगा साइन थीटा का मान भी उतना ज्यादा रहेगा। तो थीटा का मान ज्यादा तो साइन थीटा भी, और जितना थीटा का मान ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी। तो ये तीनों के समानुपाती है। और चौथा कि जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी के वर्ग के, दूरी कितना है तो आर के, तो वर्ग हो गया वर्ग के। यही चार फैक्टर पर निर्भर करता है। ऐसा प्रयोग के आधार पर बताया गया कि किसी भी गतिशील आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसके अगल बगल में, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा तो कौन कौन बात पर निर्भर करेगा? पहला वेग पर, दूसरा आवेश पर, तीसरा साइन थीटा पे, और चौथा दूरी पर कि किस बिंदु पे आपको निकालना है। तो तीन गो के समानुपाती है, एक के वर्ग के। क्या क्लियर है यहां तक? लिखिए तो।
हो गया। अब बताओ चारों को अगर हम एक साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इस चारों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती लिख सकते हैं ऐसा। आप बचपन से ऐसा देखते आ रहे हैं कि समानुपाती को हटा के अगर बराबर लगाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहां भी लिखाएगा के, लेकिन ऊ वाला के नहीं है जो आप समझ रहे हैं, स्थिर वैद्युत वाला नहीं है। ठीक है, के क्यू वी साइन थीटा अब बटा। बताओ चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकल गया। किसी भी गतिशील आवेश के कारण आर दूरी पर, किसी भी गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है? के क्यू बी साइन थीटा बटा, जहां पे के का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पहले क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन, तो जैसे एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे ना, अब म्यू नॉट पढ़ेंगे। हाँ, इसको चुंबकशीलता बोलेंगे, परमिएबिलिटी। हाँ, पारगम्यता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमिएबिलिटी। पहले क्या बोलते थे? परमिटिविटी। अब क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी। इसका मतलब पता है क्या होता है? जैसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दिखा था ना, अगर कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, ठीक, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए तो इस वस्तु से चुंबकीय बल रेखा कितना पास कर रहा है, इसी को बोलते हैं पारगम्यता या चुंबकशीलता। समझ में आ रहा है? कितना मैग्नेटिक फील्ड में कोई वस्तु को रखे तो उसमें कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकशीलता। तो के का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन, क्या सही है यहां तक? हाँ, म्यू नॉट हवा के लिए। यहां पे भी 3 गो होगा, जैसे होता था ना पहले। क्या होता था? ये 3 गो पड़े थे, तो तीनों का नया भाई मिला है। अब इसको आप समझते हैं तो इसको भी तो समझना आसान हो गया। हम आपको पहले भी बताए थे कि जो बच्चा स्थिर वैद्युत समझता है, चुंबक उसको समझ में आएगा। जिसको स्थिर वैद्युत समझ में कम आता है, चुंबक थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जिसको स्थिर वैद्युत कम समझ में आया है, चुंबक थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन जिसको स्थिर वैद्युत समझ में नहीं आता है तो चुंबक भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको कंपेयर करके पढ़ना है। तो आपको मतलब मोटा मोटा पता चला कि क्या है इसका मतलब। अब सुनो, बताओ चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि की अदिश राशि? दिशा आपको दिख रहा है, परिमाण आपके सामने है। हम बोले कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखो। तो इसको लिखेंगे हम के क्यू क्रॉस, नहीं, के क्यू क्रॉस नहीं, हम लोग को लिखना पड़ेगा के क्यू भी क्रॉस आर। क्या लिखना पड़ेगा? के क्यू भी क्रॉस, अब बटा में लिखना पड़ेगा आर क्यू। बटा में लिखना पड़ेगा। अब देखो इसमें जो हम ऊपर लिखे हैं ना, इसमें ही परिमाण भी शामिल है और इसमें दिशा भी शामिल हो गया। देखिए कैसे। सबसे पहले दिशा चेक करते हैं। दिशा किधर था? अंदर। हम दिशा निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। आपको वेक्टर पढ़ाए थे 2 को चीज, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बताओ सदिश होता है कि अदिश? सदिश। क्रॉस प्रोडक्ट सदिश होता है और डॉट प्रोडक्ट अदिश होता है। तो यहां पे क्रॉस है तो ये सदिश है, मैंने दिशा देगा। देखो कैसे निकालते दिशा, राइट हैंड थंब रूल से। अगर भी क्रॉस आर का दिशा चाहिए तब भी से उंगली आर की तरफ घुमा दो। अंगूठा कहां जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र कहां था? मिल गया दिशा। भी क्रॉस आर, भी क्रॉस, अंगुली को भी से कहां घुमाओ? तो ऐसे नहीं घूमेगा क्या? ऐसे तोड़ेगा? तो भी क्रॉस
कहां जा रहा है? क्या चुंबकीय क्षेत्र अंदर है? तब V क्रॉस R से हम चुंबकीय क्षेत्र का दिशा लिए। सही है। अब देखना है कि परिमाण करने हैं सर। परिमाण तो k क्यू भी साइन थीटा बटा आर स्क्वायर था, तो इसको तुम तोड़ के देखो ना, ये आ जाएगा। तोड़ के देखो, k क्यू V क्रॉस R को क्या लिखेगा? वी आर साइन A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा, तब V क्रॉस R। सही है। अब बटा में क्या है? R से R क्या बचा? k क्यू भी साइन थीटा बटा k क्यू भी साइन थीटा बटा। तब बताओ, परिमाण भी है इसमें और दिशा भी मिल गया, तो वेक्टर फॉर्म बन गया। क्या समझ में आया? याद रखना कि वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। क्लियर? तो A क्रॉस B, जिसको नहीं पता देख लो एक बार, ये वेक्टर है, आई बी वेक्टर है, दोनों के बीच का कौन? कोई पूछे बताओ A क्रॉस B, तो इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। दिशा ना देगा, ए बी साइन थीटा खाली लिख दिया तो इसका परिमाण हुआ, लेकिन इस सदिश प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है? ए क्रॉस बी को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी में अगर ए डॉट बी लिख दें तो डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कैसा होता है? सदिश। इसको क्या बोलते हैं? कैसा होता है? ये दिशा नहीं देगा, आई देगा। समझ में आ रहा बात? तो कैसे दिशा निकालते हैं? तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से ही। अगर ए क्रॉस बी बोला है तो अंगुली को ए से कहां घुमाओ? तो देखो ए पे अंगुली है, घूम गया बी की तरफ, अंगूठा कहां आया? बाहर। तो बाहर लंबवत तो बाहर है। अरे बोलो, बाहर कैसे है? तो इसलिए एन कैप। एन कैप क्या दिखा रहा है? लंबवत एन कैप। लंबवत का मतलब लंब के दिशा में, एन कैप का मतलब है लंबवत दिशा। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इकाई सदिश। हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़े थे कभी, तो उसमें एन कैप एगो आया। एन कैप किसके लिए लेते हैं? दिख रहा है? लंबवत। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अगर हम बोले बी क्रॉस ए, क्या बोले? बी क्रॉस ए, तब अंगुली कैसे घुमाओगे? बी से ए के तरफ। ए क्रॉस बी तो ए से बी क्रॉस ए तो बी से। कोई मुश्किल है क्या? तब बताओ, बी से ए घुमाओ, कहां जा रहा है अंगूठा? तो क्या लिख देना? मनवा क्या लिखेगा? मनवा बी ए साइन थीटा, यहां पे माइनस एन कैप। माइनस का मतलब अंदर, प्लस का मतलब, तो इसी के कारण इसी का प्रयोग करके हम यहां दिशा निकाले। हमको बी वेक्टर का दिशा चाहिए था, दिशा किधर था? तो हम दिमाग लगाए कि अंदर है तो क्या करें, तो इधर भी वेक्टर इधर भी, तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए। अंदर दिखाना था तो भी क्रॉस, अगर आर क्रॉस भी कर दे तो बाहर है दिशा कि अंदर है? तो अंदर के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो, भी क्रॉस। तो भी क्रॉस आर कहां जा रहा है? मिल गया। हाँ, तो एक ही चीज को बार बार मत बोलवाओ, एक बार बोले समझ जाओ। च्यवनप्राश खाता है? लिखो। चुपचाप बैठा रहने वाला स्टूडेंट दिख जाता है तो लगता है थोपिया दे उसको। जब पूछ रहे हैं तो बोला करो, तब ना सीखोगे। तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत हुआ किसी को? किसी भी गतिशील आवेश के कारण किसी बिंदु पे अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो उसका मान कितना बोलोगे? के क्यू भी साइन थीटा बटा
आर स्क्वायर। अगर सदिश रूप में पूछे तो के क्यू बटा आर क्यू। समझ में आया? तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत तो निकलेगा पड़ेगा इसी का, परिमाण निकलना है। तुम हमको हमको क्या निकलना है? लेकिन हम लिखना सीख गए कि सदिश में कैसे लिखते हैं, परिमाण कैसे लिखते हैं। अब यहीं से शुरू होता है सबसे पहला सवाल। ये तुमको एक प्रयोग के आधार पर एक डाटा दिया गया, अब इसी का इस्तेमाल करके आगे सब डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले आएगा बायोट सवार्ट लॉ। नाम सुना है? तो सुन लो, बहुत सारा चीज नहीं सुना हो, नया नया सुनेगा। बायोट सवार्ट लॉ। हिंदी में लिखो, लिखो बायोट सवार्ट। हिंदी में क्या लिखेगा? बायोट सवार्ट का नियम। क्या सवट है? ऐसी लिखल है, सा है और सावट है। बायोट क्या बोला? सावट ऐसे है। बायोट सवाट का नियम, बायोट सवाट का, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोट सवार्ट्स लॉ, बीएसएल। बायोट सवार्ट्स लॉ, बीएसएल, शॉर्टकट में बीएसएल। जीएल गौसला। लिखो, हेडिंग डालो, बताएंगे आगे आएगा जब चुंबकीय बल पढ़ेंगे ना, तब ये बल के बारे में बात करें। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो क्षेत्र में आए हैं ना, तो क्षेत्र को पहले समझो तब ना बल को समझेगा। बल कौन लगाएगा? क्षेत्र लगाता है। स्थिर वैद्युत में भी बल कौन लगाता था? तब पहले क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को समझो, तब बल को समझ जाएगा। बुकवा घरे पढ़िएगा, अभी क्लास में जो पढ़ा रहे वो पढ़ लीजिए। अरे भरोसे नहीं है, भरोसा का नया नाम हम लोग लिख देते हैं। आइए देखो, देखो लिखल, देखो उधर, उधर भी देखो। किसका? ये नया नाम है तो पुराना नाम क्या है? जल्दी जल्दी लिखिए। बायोट सवार्ट्स लॉ, बायोट सवार्ट का नियम। डैश देके लिखो। देखिए, इस नियम से, इस नियम से सूक्ष्म, इस नियम से सूक्ष्म धारावाही चालक तार के कारण, इस नियम से सूक्ष्म धारावाही चालक तार के कारण, इस नियम से सूक्ष्म धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाता है।
क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। नहीं, तुमको कौन बोला? यूपी में हुआ है, यूपी में। उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ है, ठीक है। अब कुछ चेंज हुआ है, ठीक ना। अब वो चेंज को हम अभी देखे नहीं है, देखेंगे पहले, उसके बाद बताएंगे। एनसीईआरटी रिवाइज किया है, एनसीईआरटी का बुक जो होता है ना, वो रिवाइज हुआ है। अब उस रिवीजन को हमको एक बार देखना पड़ेगा कि उसमें क्या किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम गाइड करेंगे, ठीक है। यूपी में सुनने को मिला था कि कुछ किया गया है, हटाया गया है। हिस्ट्री में वो भी मुगल उगल का हटा दिया इतिहास। अपने सिलेबस में जे होगा अभी देखा जाएगा, ऐसा कुछ बदलाव होने वाला नहीं, मोटा जो है वही रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो देखेंगे हम। चलो सुनो, सबसे पहले पूछा जाए कि बायोट-सावर्ट का नियम क्या है। तो देखो, बायोट-सावर्ट के नियम से हम लिखवाएं कि करता क्या है। हाँ, नियम यही है कि कोई भी धारावाही चालक तार है, अगर उसे निरंतर धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, जो कि बायोट-सावर्ट भी बोला था, सॉरी जो ओस्टेड भी बोला था। कौन बोला था? अभी बायोट-सावर्ट क्या कर रहा है कि ओस्टेड का जो नियम था ना, उसको ही निकाल के दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा करेगा। समझ में आया? मैंने जो ओस्टेड बोला मुंह से, बायोट-सावर्ट उसको लिख के सिद्ध कर दिया। समझ में आ रहा है बात? जैसे हम कुछ बोले और उसको कोई सिद्ध कर दे, तो दोनों का बात समझ में आ रहा है। एक वो कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक उसका प्रूफ दे रहा है। तब बायोट-सावर्ट का जो नियम है, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर अगर तुमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो यही नियम से निकलेगा, बायोट-सावर्ट के नियम से निकलेगा। ये कूलम के जैसा है। कूलम के नियम से विद्युतीय क्षेत्र निकालते थे, छोटा सा आवेश काटते थे, उसके बाद विद्युतीय क्षेत्र निकालते थे और सबको जोड़ते थे। यहां भी वही करेंगे। अगर तार बड़ा है तब पहले वो छोटा सा तार काटेंगे, उसके वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब वैसा वैसा तार ढेर सारा है तो सबको जोड़ देंगे, कुल निकल जाएगा। ठीक बात है। तो जैसे पहला चैप्टर में पढ़े कूलम का नियम, चुंबक में क्या पढ़ रहे हैं? जैसे हम स्थिर वैद्युत में पढ़े गॉस का नियम, यहां पे पढ़ेंगे एम्पियर का नियम। समझ में आ रहा है? एकदम सेम सेम, कोई भी फर्क। जो काम तुम स्थिर वैद्युत में किया है सूक्ष्म आवेश लेके, वही काम यहां पे सूक्ष्म धारावाही चालक तार लेगा। वहां पे आवेश लेते थे, यहां पे तार लेंगे, बस ये अंतर होगा। वहां पे गॉस के नियम में इंटीग्रेशन किसका होता था? बंद सतह का। किसका होता था? बंद गॉसियन सतह का। यहां पे एम्पियर्स लाभ जब पढ़ेंगे तो उसमें बंद लूप का होगा, बस अंतर यही है। उसमें बंद, इसमें बंद, वहां पे सूक्ष्म आवेश, यहां पे सूक्ष्म तार, और कोई अंतर? तब बताओ, जिसको स्थिर वैद्युत का कॉन्सेप्ट पता है, क्या इसको समझना मुश्किल होगा? क्योंकि सिमिलरिटी हम दिखा दिए ना कि उसमें क्या था, इसमें क्या है। अरे बोलो यस सर। तो लिखिए, हम यहां पे अब समझाते हैं आपको। देखिए इधर आपके पास एक सूक्ष्मता, मतलब एक तार है, ये किताबों में इसने बनावर रहता है। तब बच्चा सोचता है कि ऐसे काहे बनाया है भाई, तार था तो सीधा नहीं बना सकता था। आधा बच्चा इसी को देख के कंफ्यूज रहता है कि है क्या। समझ रहे हो? ये फोटोया देख के दिमाग खराब रहेगा कि ऐसे काहे बनाता है, इसका क्या मतलब है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, जो मतलब इसका है वही मतलब। दोनों तारे हैं, एगो को सीधा बना दिए, एगो को, तो दोनों तारे ना है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। ऐसे देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो मान लो कि एक धारावाही चालक तार है, ये क्या है? इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कितना? आई। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? आई। क्लियर बात है। इसका कुछ लंबाई होगा, वो हम बाद में देख लेंगे कितना लंबाई है। ठीक, मैंने एल लंबाई मान लो तुम कि एल लंबाई का धारावाही चालक तार है, धारा का प्रवाह आई हो रहा है। इसका कुछ मोटाई होगा, तरवा का क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है? ए मीटर। और तरवा में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। अरे बोलो, तार क्या है? चालक। चालक के अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो एन इलेक्ट्रॉन पर मीटर
क्यू है। एन इलेक्ट्रॉन पर मीटर, कुछ कुछ डाटा हम ले रहे हैं, ठीक है। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार में इलेक्ट्रॉन का घनत्व, धारा का प्रवाह। हमको बोला कि इस तार के कारण इस बिंदु P पर बताओ कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? एक धारावाही चालक तार दे दिया, इसके कारण बोल रहा है कि बताओ बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सबसे पहले दिशा देखो, धारा कहां है तो चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, तो दिशा तो मिल गया आसानी से कि चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा। आई तार का कोई भी भाग लेंगे सबका अंदर जाएगा, दिशा का कोई लोचा नहीं है। अब क्या करो कि एक छोटा सा एलिमेंट काटो, क्या करो, जिसका लंबाई कितना मान लो, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर देख लो, क्या मान लो, आर वेक्टर। बताओ अगर धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, धारा अगर इधर, तो इलेक्ट्रॉन का वेग इसके विपरीत होगा, मान सकते हैं ऐसा कि कोई दिक्कत। यहां पे क्या करेंगे, वेक्टर के लिए आई वेक्टर है, अरे यस सर, विद्युत धारा वेक्टर नहीं होता है, वेक्टर विद्युत धारा का कोई दिशा नहीं होता है। तो यहां पे वेक्टर हमको चाहिए दिशा निकालने के लिए ना, तो हम डीएल को वेक्टर बनाएंगे, लंबाई को, लंबाई विस्थापन समझता है, तब विस्थापन वेक्टर होता है ना, तो डीएल लंबाई को हम वेक्टर मान सकते हैं, विद्युत धारा को वेक्टर नहीं मान सकते। क्या समझ में आ रहा बात? तो यहां पे दिशा, यहां का बीच का एंगल कुछ होगा कितना, थीटा। तब यहां पे जैसे भी क्रॉस आर किए थे, तो अभी तो भी है ही नहीं है, अब तो विद्युत धारा है ना, तब भी नहीं लेंगे तो किसको लेंगे, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस, दिशा मिल गया, डीएल ऊपर आर इधर, ठीक है। तो डीएल क्रॉस कहां जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। बताओ ये फोटो समझ में आया, फोटो, तब फोटो यह बना लो, इसको डिराइव कल कराएंगे, इसको बना लीजिए, कल इसको अच्छे से समझेंगे।